हाय बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अच्छे होगे और अपने घर में ही जो है रह रहे होगे, बाहर नहीं निकल रहे होगे। ठीक ना, सेफ रहना है। देखो छोटू, नया टॉपिक शुरू करने के पहले एक मिस्टेक हो गया था हम लोगों से। उस दिन टाइम तो हम लोग निकाल लिए थे, टाइम हम लोगों का जो भी आया था ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने में हम लोगों का एक गलती हो गया था। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या किए थे, u को जीरो कर दिए थे, जबकि u जीरो नहीं था। तो u कितना था, u था, और t तुम्हारा कितना था, तो t जो भी तुम्हारा आया था वो रहने देना, उसका वैल्यू तुम्हारे पास था। a तुम्हारा जो है वो आया था QE/m। लेकिन जरा सोचो, ये प्लस है कि माइनस है, तो ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। पहले u था, बाद में धीरे धीरे जीरो हो गया। माइनस का अर्थ है वेग घट रहा है, इतना लिख देना है। ठीक है, और अब हमको निकालना है s। तो यहां से अब फॉर्मूला हम लोगों को लगाना था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए हम जो है तुमसे माफी मांगते हैं कि थोड़ा मिस्टेक हो गया था। u को हम लोग जीरो ले लिए थे, तुमको u को u ही रहने देना है। t को जो भी तुम्हारा वैल्यू आया था वो इसमें रख देना है, a के जगह पर रख देना है -QE/m। ठीक है, वहां इसलिए नहीं माइनस लिए थे क्योंकि यह जीरो ही हो गया था, तो तुम लोग इसमें थोड़ा सुधार कर लोगे। ठीक है, और अब हम लोग नए टॉपिक में चलते हैं। लिखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं। ये मत समझना कि न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, कुछ न्यूमेरिकल के पोर्शन है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखने के बाद देखेंगे। हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं। ये नया हेडिंग है, नया टॉपिक है तुम्हारे बोर्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है क्या। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये एक काल्पनिक मेथड है, एक इमेजिनरी मेथड है। अब तुम बोलोगे सर इमेजिनरी मेथड तो है, लेकिन किस चीज के लिए इमेजिनरी मेथड है? तो बाबू, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां है, नहीं, उस बात को बताने का ये इमेजिनरी मेथड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त करने का ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई पूछेगा कि क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो बोलिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक ऐसा इमेजिनरी मेथड है जिसके आधार पर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दर्शाते हैं, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझने के लिए हम लोग यही देख रहे थे। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक इमेजिनरी मेथड है। कैसा इमेजिनरी मेथड है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त करने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। तीर लगाकर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर किसी
चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया जाता है। ठीक है, दो बात यहां याद रखना है। पहला कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो वास्तव में वैसा कोई है कुछ है नहीं, ये कल्पना है। किस लिए कल्पना किया गया है? तो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का। ठीक है, मतलब इट इज एन इमेजिनरी मेथड बाय वी कैन इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। ठीक है, अब सवाल है कि ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया किसने? तो माइकल फैराडे ने। लिखोगे तीर लगाकर। इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को, इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया। अब सवाल है कि ये जो माइकल फैराडे का इमेजिनरी मेथड है, ये इसके आधार पर हम कैसे जानेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ नहीं है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो या तो सरल रेखा के द्वारा हम दिखाएंगे या तो किसी कर्व के द्वारा दिखाएंगे। तो जहां जहां ये लाइन जाएगा, जहां जहां ये लाइन तुम्हारे फिगर में दिखाया गया होगा, वहां वहां फील्ड होगा। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है और इससे फील्ड बाहर निकल रहा है ऐसे, अभी आगे ज्यादा क्लियर होगा। तो जहां जहां पर तुम्हारे चित्र में जहां तक ये लाइन दिखाया गया है, समझेंगे कि वही इसका फील्ड है। रुक जाओ, जरा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई चार्ज है Q और इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रहा है इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इस तरह से बाहर निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां तक है, तो जितने क्षेत्र तक ये लाइन है, जितने क्षेत्र तक ये लाइन है, हम समझेंगे कि उतने ही क्षेत्र तक चार्ज का फील्ड है। ठीक, जैसे मान लो ये Q है और इस तरह से तुमको दिखा दिया है, दे दिया है क्वेश्चन या फिगर में तुमको ऐसे फील्ड दे दिया है। तो जहां तक यहां तक है तो हम समझेंगे कि यहीं तक फील्ड है हमारा चार्ज का। ठीक ना, ऐसे हमको ये समझना है। ठीक, तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जिस जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक लाइंस, यही इलेक्ट्रिक लाइंस है जो हम दिखाए अभी, जिस जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक लाइंस उपस्थित है वहां वहां चार्ज का फील्ड है। ठीक ना, इस बात को लिख लीजिए। इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यह समझते हैं कि, हम यह समझते हैं कि जिस जिस स्थान पर, जिस जिस स्थान पर, जिस जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक लाइंस, जिस जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक लाइंस उपस्थित है, जिस जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक लाइंस उपस्थित है, उस स्थान पर, उस स्थान पर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्थान पर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो रहा है। उस स्थान पर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो रहा है। अब
इतना जो बात हम बताए इसमें तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही चीज तुमको केवल समझना है, वो ये कि ये एक काल्पनिक मेथड है और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का। अब इसका प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे बोर्ड में पूछता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, एक मिनट, प्रॉपर्टीज के पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, मान लो हमको इस पॉइंट पर, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ये P है, ये पॉइंट है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ये R है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां स्पर्श रेखा खींच देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारा इस दिशा में जा रहा है तो हमेशा इधर की तरफ ही हम लोग फील्ड भी कंसीडर करेंगे। स्पर्श रेखा अगर मेरा ये है तो इसका मतलब इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। अब Q पॉइंट पर अगर हमको डायरेक्शन निकालना है, क्या करेंगे, इस Q पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच देंगे और देखेंगे कि ये इधर जा रहा है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, तो स्पर्श रेखा की ओर इधर होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस R पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हमको इस R पॉइंट पर चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, R पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब देखेंगे कि इस लाइन का डायरेक्शन किधर है, तो इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है, Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है और R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हम समझ गए कि यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखा कोई कर्व के रूप में है, कोई वक्र के रूप में है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा। जैसे मान लो कोई कहेगा कि ये एक कर्व है, अब इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बताइए और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बताइए, तो क्या करेंगे, P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और Q पॉइंट पर भी एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और फिर देखेंगे कि दिशा क्या दिया है, तो इसमें मान लो ऐसे है, ऐसे है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसका मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक और हम तुमको दे रहे हैं फिगर, जैसे मान लो ये एक कर्व है, ये मान लेते हैं पहला पॉइंट, ये मान लेते हैं दूसरा पॉइंट और ये हमारा मान लेते हैं ये थर्ड कोई पॉइंट है। और हमको क्या करना है कि इस फर्स्ट पॉइंट पर, इस सेकेंड पॉइंट पर और इस थर्ड पॉइंट पर, तीनों पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना है। तो कुछ नहीं करना है छोटू, जो भी पॉइंट तुमको दिया है और ऑलरेडी डायरेक्शन तुमको यहां पर दिया रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये किधर से किधर की तरफ मूव कर रही है, ये तुम्हारे प्रश्न में ही दिया रहेगा, प्रश्न में ही दिया रहेगा। ठीक ना, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है, तो इस 1 पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, 2 पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, 3 पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो 1 पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है और ऑलरेडी दे दिया है कि हमारा किधर है, ये
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे भाग रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी मेरा दिशा होगा वो दाईं तरफ होगा। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, क्या करेंगे, पहले स्पर्श रेखा खींच देंगे। इस सेकेंड पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो स्पर्श रेखा खींच देंगे। तीसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो स्पर्श रेखा खींच देंगे। और अब हम देखेंगे कि पहले पॉइंट पर स्पर्श रेखा किधर है, तो पहले पॉइंट पर स्पर्श रेखा इधर है और दाईं ओर, चूंकि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दाईं ओर है, इसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पहला वाले का फर्स्ट पॉइंट पर, वो किधर होगा, वो इधर ऊपर की तरफ होगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, इस सेकेंड पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो वो किधर होगा, वो भी हमारा दाईं ओर होगा। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो वो भी दाईं ओर होगा और स्पर्श रेखा ये है तो किधर होगा, इधर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे यदि कर्व दिया होगा तो तीन बात हम लोग यहां से सीखे। पहला क्या सीखे कि यदि कर्व होगा और हमको अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो स्पर्श रेखा बनाएंगे। और फिर पहला तो हम ये समझ गए कि यदि कर्व रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए हमको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन निकालना है, और स्पर्श रेखा का टेंजेंट का जो हमारा डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दूसरा बात क्या सीखे हम, तो दूसरा बात भैया हम ये सीखे कि यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कर्व है, वक्र है, चाहे ऐसे है या ऐसे है, दोनों ही स्थिति में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मतलब ऐसा अगर दिया हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग, ऐसा अगर दिया है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग। ठीक है, तो तीर लगाकर लिखिएगा, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कर्व के रूप में, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कर्व के रूप में दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कर्व के रूप में दर्शाया जाता है तो कर्व के प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर, तो कर्व के प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर, कर्व के प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग प्राप्त होगा। तो कर्व के प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग प्राप्त होगा। लेकिन अब जरा सा हम सोचते हैं कि अगर कोई सरल रेखा है तब क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, एक सरल रेखा के रूप में है, ऐसे है। मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे है, ये है। तो यहां पर अगर हम निकालें तो हम क्या देखेंगे, जरा तुम ही बोलो ना। किसी भी पॉइंट पर तुम लो, तुम्हारा स्पर्श रेखा इधर ही आएगा, तुम्हारा स्पर्श रेखा इधर ही आएगा। मतलब स्पर्श रेखा तुम खींच ही नहीं सकते हो, या यदि जबरदस्ती खींचोगे भी तो क्या होगा, दोनों पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम ही आएगा। मतलब यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कोई स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो,
कोई स्ट्रेट लाइन हो तो क्या इसमें हमको मिलेगा? हम क्या समझेंगे? तो ये समझेंगे कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है। मतलब यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही यहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है ना। इसमें भी तीर लगाकर लिखेगा, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को स्ट्रेट लाइन के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा दर्शाया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर, तो प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्रत्येक अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही दिशा में प्राप्त होगा, एक ही दिशा में प्राप्त होगा। मतलब माइंड में यह बैठा लेना है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कर्व के रूप में दिखाएंगे तो समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब अलग अलग दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है पॉइंट पर। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को सरल रेखा के द्वारा दिखाएं तो हम समझेंगे कि प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनी डायरेक्शनल है। मतलब कोई तुमसे पूछ सकता है कि एक चार्ज Q है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से दिखाए हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, और यही Q है और इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऐसे दिखाए हैं। बताओ बाबू दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क यही है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा सेम है और इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल हो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अलग अलग हो, तब हम लोग कर्व के रूप में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को दर्शाएंगे। और यदि प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, तब हम लोग स्ट्रेट लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को दिखाएंगे। लेकिन तुमको कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी पहचानने का कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब तुम किसी भी तरह से दिखा सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर कभी कह दे क्वेश्चन में कि इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को दिखाएं ताकि प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टी डायरेक्शनल हो, तब तुमको कर्व के रूप में ही तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी दिखाना। और यदि कभी क्वेश्चन में यह कह दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पर यूनि डायरेक्शनल हो, कुछ इस तरह से दिखाइए, तो तुमको सरल रेखा में दिखाना होगा। इस बात को याद रखना, ऐसे कभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आएगी नहीं। तो क्वेश्चन जरा लिखोगे, निम्न दिए गए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के, निम्न दिए गए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करें। ठीक है? डायरेक्शन हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि किधर है। तो एक कर्व हमारा मान लेते हैं ये है,
और हम तुमको बोल रहे हैं कि यहां पर दिखाओ P पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, ये कर्व है हमारा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ऐसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं तुम्हारे बोर्ड में, लेकिन तब भी देख लो, ठीक है। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की विशेषताएं। फोर्सेस की विशेषताएं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा? तो पहला प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि यदि चार्ज पॉजिटिव है, यदि चार्ज पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेगा, ठीक है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम इट, मतलब इससे बाहर निकलेगा। लेकिन यदि चार्ज हमारा निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएगा। मतलब जैसे हम कहें प्लस क्यू, तो प्लस क्यू का मतलब इससे इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकालना है ऐसे। अगर कोई कहे माइनस क्यू, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएगा। मतलब यदि चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकालेंगे और यदि चार्ज निगेटिव तो इलेक्ट्रिक लाइन अंदर लाएंगे। याद रहे ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, लेकिन माइकल फैराडे का ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को पूरा हम लोग क्लियर समझते हैं। इस वजह से हम लोग को ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है और ये तुम्हारे एग्जाम में आता भी है। यहाँ ये मार्क्स ओरिएंटेड भी है। हर साल यहाँ तुम्हारे बोर्ड में जो है एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है छोटू, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। और हमको लगता है कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे आसान टॉपिक है ये। तो पहला नंबर लिखेगा प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ही, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न, ओरिजिनेट होता है, जबकि निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाता है। जबकि निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाता है। यह पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब अगर कोई कहे कि एक चार्ज है Q, ठीक है, तो ये प्लस है, तो प्लस है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब कर्व के रूप में निकलेगा या लाइन के रूप में निकलेगा, ये तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा निकाल दो, तुमको जैसे मर्जी है। क्योंकि ये तुमसे नहीं पूछ रहा है कि प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है, ये नहीं कह रहा है, कभी कहेगा भी नहीं। तो तुम इसके लिए स्वतंत्र हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कर्व के रूप में निकालो या सरल रेखा के रूप में निकालो। और इसके लिए भी स्वतंत्र हो कि कितने संख्या में निकालो, 10, 20, 25, ठीक है।
ऐसे भी भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या भी नहीं, देखते हो किसी किसी का 4 बेटा रहता है, किसी किसी का 8 बेटी रहती है, किसी किसी को 1 भी नहीं होता है। ठीक है, तो भारत जैसे देश में तुम संख्या पर ध्यान नहीं देना है, तुमको बस निकालते जाना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लेकिन आसानी हो इसलिए हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे इस बात को। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू है, इसका मतलब क्या है, बाहर की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारा इस तरह से रहा। संख्या पर ध्यान नहीं देना है, फिर से वही बात है। ठीक, लेकिन यही अगर कहे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू में अंतर ये हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर वही बात, संख्या पर ध्यान नहीं देना है, 3 है या 4 है, ये तीनों अलग अलग है। ये मान लो फिगर ए, ये मान लो फिगर बी, और ये मान लो फिगर सी। ठीक, क्या हम इस पहले प्रॉपर्टी में तुमको समझाए कि चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगा, चार्ज यदि पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगा, चार्ज यदि निगेटिव होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएगा। क्लियर? अब जरा सा हम पेयर में देखते हैं। मान लो कोई सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज है, तो वहां पर तुमको संख्या पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लो चाइना जैसा देश, वहां 2 से ज्यादा अगर औलाद होगा ना, तो तीसरे औलाद को भी बड़ा समस्या और बाप माँ को भी बड़ा समस्या, जेल जाना होगा। समझे ना? तो यहां पर भी सिस्टम में अगर दे दे तो फिर तुमको चाइना वाला रूल देखना पड़ेगा भैया। जैसे कोई कह दे कि एक सिस्टम है जिसमें Q चार्ज है और -2Q चार्ज है या -Q चार्ज है, ठीक है, या हाँ -Q चार्ज है, तो 2 है, ये मान लो A और ये मान लो B, ऐसे। तो अब जरा सा देखो, मान में तो दोनों बराबर है लेकिन नेचर अलग अलग है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो ये ध्यान देना, अगर Q चार्ज है तो एक बाहर निकालना, एक इलेक्ट्रिक लाइन, आसानी रहेगा। और -Q अगर रहे तो एक इलेक्ट्रिक लाइन अंदर लाना। जैसे अब कर्व के रूप में या स्ट्रेट लाइन के रूप में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यहाँ जैसे ये Q चार्ज है, प्लस है, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर ला देते हैं। -Q चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, -Q चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक लाइन अंदर आएगा। तो तुम बाहर से भी अंदर ला सकते हो, या ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है इसी को इसमें भेज सकते हो। नहीं तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि +Q चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकला और -Q चार्ज में ये इलेक्ट्रिक लाइन अंदर चला गया। मतलब इससे एक इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रहा है और इसमें एक इलेक्ट्रिक लाइन अंदर आ रहा है। अब अगर तुम इससे 2 इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकालते हो तो मेरी मजबूरी हो जाएगी इसमें भी 2 इलेक्ट्रिक लाइन को अंदर लाने का। क्यों? क्योंकि ये और ये मान में भैया बराबर बराबर है। जैसे एग्जाम्पल 2, ये कोई चार्ज है और 2Q है, और ये कोई चार्ज है और -4Q है, तो क्या होगा, हम क्या बोले हैं, Q है तो एक बाहर निकालेंगे अपनी सुविधा के लिए, ऐसा नहीं कि कोई बाध्यता है। 2Q अगर है तो क्या करेंगे, हम यहां से 2 इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि प्लस है तो बाहर निकलेगा। और ये क्या है, -4Q, तो माइनस क्या बता रहा है, अंदर आएगा। और अगर इससे 2 बाहर निकला है तो इससे 4 बाहर निकालना होगा, 4 अंदर लाना होगा, तो 2 तो यही अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि इसको 2 इलेक्ट्रिक लाइन और चाहिए तो कहीं बाहर से ला देंगे। और ये हमारा हो गया डायग्राम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। एग्जाम्पल 3, ये मान लो कह रहा है 4Q और ये कह रहा है -Q। ये तीसरा एग्जाम्पल है मेरा, समझना जरा सा, बनाने आता नहीं है, जो आएगा वो हम लोग अभी देख जाएंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है।
प्लस 4q मतलब बाहर निकलेगा इससे, माइनस q मतलब इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब q से हम एक इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर निकालते हैं तो 4q है, 4 इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकाल दो। अब तुम ऊपर की तरफ भी फिगर बना सकते हो। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा हम टीचर है तो मेरा पूरा का पूरा तुम नकल कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और इस तरह से तुम डायरेक्शन दिखा दो कि हम बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन को निकाल रहे हैं। अब जरा से देखो, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू है इसका मतलब इसमें अंदर जाएगा, और कितना अंदर जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक लाइन, तो एक इलेक्ट्रिक लाइन। तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन यहीं से लेके इसमें अंदर की तरफ भेज दो। ये हमारा हो गया डायग्राम, ठीक है। उतारते चलना है। अब जरा सा देखो, थोड़ा सा और हम ट्विस्ट कर रहे हैं, जरा सा। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में तुमको कोई कह दिया, एग्जाम्पल 4, यहां चार्ज है q/2, ये चार्ज है -q/3 और ये चार्ज है q/4, ऐसा है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप इसको जो है फिगर के द्वारा बताइए। ये पूरा एक है, ये ए, ये बी, ये सी, इसमें तुमको दिखाना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे हम दिखाएंगे। अगर इस तरह का है तो हम क्या करेंगे, नहीं तो ऐसा है तो हम लोग मान लेंगे कुछ, क्या करेंगे, तो मान लेंगे q/2, q/2, q/3, q/4, ऐसा कुछ है। तो हम लोग यहां पर इस तरह से देखेंगे, ये या ऐसा करना, ये फिगर तुम लोग हमको बना के दिखाना, ठीक है। थोड़ा सा झमेला तुमको लगेगा, लेकिन हमको लगता है तुम लोग बना लोगे, ठीक है। इसमें देखो q/2, ठीक, यहां पर -q/3 और यहां पर q/4। तो इसमें क्या करना, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो कोई ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चुनना जो सब से कट जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, मतलब q का कोई ऐसा मान चुनना तो 2 से कट जा रहा है और 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो अगर यहां 2 अगर हम लेते हैं तो 2 से तो कट गया, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा पूरा का पूरा। यहां 8 अगर लेते हैं या 4 अगर लेते हैं तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 3 से नहीं, 4/3 हो जाएगा, फिर भिन्न हो जाएगा, 4/4 ये 1 हो जाएगा, मतलब 4 भी नहीं होगा। 6 अगर लें तो क्या हो जाएगा, 6/2 3, और यहां से हो गया कितना, 6/3 2, और 6/4 3/2 हो गया, मतलब 6 भी नहीं होगा। अब 8 के बारे में सोचते हैं, 8 के बारे में सोचो, 8/2 4 बार में कट गया, 8/3 भिन्न आ जाएगा, नहीं होगा, और 8/4 ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 9 तो कटेगा ही नहीं, 2 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 10 इससे कट जाएगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 जरा देखो तो 12, तो 12/2 12/3 और 12/4, 6 बार में और 4 बार में, 3 बार में। तो 12 ऐसा डिजिट है जो 2 से भी पूरा कट जा रहा है, 3 से भी पूरा कट जा रहा है, 4 से भी पूरा कट जा रहा है। तो मोटा मोटी हम ये मान लेंगे कि Q का मान कितना है, 12। तो 12 रख के 2 से भाग दो, 6, इसका मतलब प्लस इससे 6 इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकाल दो, ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है इससे ज्यादा। फिर यहां पर 12 रखते हैं, 12/3 4 बार में कटेगा, लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रिक लाइन इसके अंदर लाना है। तो क्या करो, 4 इलेक्ट्रिक लाइंस
इसके अंदर भेज दो, ऐसे। ऐसे भेज दिए। अब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से 4, तुम 4 बाहर से भी ला सकते हो, लेकिन मेरे पास जब अवेलेबल है तो हम क्यों कर्जा लेने जाए। फिर q/4, तो q मेरा 12 आया था, तो 12/4, तो 12/4 3, और 3 इससे बाहर निकलेगा, चूंकि प्लस है तो 3 बाहर निकाल दो। ये देखो, यहां पर डायरेक्शन हम देना भूल गए थे, ये डायरेक्शन देना नहीं भूलना है छोटू। और यहां से 3 बाहर निकाल दो, किसी भी तरह से 3 बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, पूरे सिस्टम में 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7 पूरी तरह से बाहर निकल रहा है, और 4 पूरी तरह से अंदर जा रहा है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखोगे, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन गिवन सिस्टम। दिए गए सिस्टम में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करें। ए हमारा दिया है Q, बी दिया है -2Q, और ए दिया है +Q, बी दिया है -2Q, और सी दिया है 4Q। बनाना है। ए दिया है Q, बी दिया है Q/2, और सी दिया है -Q/3। ये बनाना है, ठीक है। इस दोनों को तुम लोग बनाओगे। अब जरा सा देखो, हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं, यहां से तुम्हारे कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुमसे कर देगा ऐसे कि ये Q1 है और ये Q2 है, ए और ये बी, 1 2 3 और 1 2 3, ऐसे कर देगा मान लो, ठीक है। ये ए और ये बी, और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर है। ये तुम्हारा प्रश्न है, पूछेगा कि Q1 अनुपात Q2 का मान ज्ञात करें। Q1 अनुपात Q2 का मान ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। मान लो ऐसा तुम्हारे कंपटीशन में आता है, बड़ा इजी। Q1 अनुपात Q2, तो Q1/Q2। अब कुछ मत करो, अब क्या करो छोटू, गिनती कर लो कि Q1 से बाहर निकल रहा है ना, तो Q1 से बाहर निकल रहा है कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, 6 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब +6 बटे। अब देखो अंदर कितना आ रहा है, तो अंदर आ रहा है, इसमें अंदर आ रहा है Q2 में 1 2 3। अब अंदर आ रहा है तो श्योर है कि माइनस होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस। कितने बार में कट गया, 2 बार में, तो Q1 अनुपात Q2 हमारा हो गया 2 अनुपात -1। तो 2 अनुपात -1 का मतलब क्या हुआ कि Q1 तो मेरा प्लस है, ये चार्ज हमारा प्लस है, और Q2 हमारा क्या है, माइनस है। -2/1 भी इसको लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन बनेगा। फिर से इसी तरह का एक और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो प्रश्न है
ए बी सी, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 1 2 ऐसे है, ठीक है। और तुमसे पूछा यह जा रहा है कि Q1 अनुपात Q2 और अनुपात Q3 क्या है, ठीक है। Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 क्या है, ये तुम लोग हमको बना के दिखाओगे, हम नहीं बनाएंगे। तुम लोग का थोड़ा मैथ का भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम लोग बनाओगे और जो क्वेश्चन दिए हैं उसको भी तुम लोग जो है बनाओगे। कोई दिक्कत होगा तो फोन करना, फिर हम लोग ये आगे बढ़ेंगे। सबसे मेन यही है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।